तो बच्चों, इस लेक्चर में हम सीखेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। अभी तक जो पहले के जितने भी लेक्चर्स हुए उसमें हमने इलास्टिसिटी के बारे में सीखा कि सॉलिड्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी की, ऑल्दो बाकी भी टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में भी होती है, बट सॉलिड्स के बारे में हमने ज़्यादा डिस्कशन किया। यंग्स मॉडुलस के बारे में सीखा, बल्क मॉडुलस क्या होता है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में सीखा और उसके न्यूमेरिकल्स देखे। ठीक है, अब एक और फेनोमेनन है जो कि टेम्परेचर राइज होने के कारण बॉडी के अंदर आता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पे थोड़ी सी हीट की भी बात होगी और थोड़ी सी इलास्टिसिटी की भी बात होगी, इसलिए यहाँ पे मिक्सचर है। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन पार्ट जो है वो हीट का ही एक छोटा सा पार्ट रहता है, लेकिन अपन इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? तो थर्मल एक्सपेंशन इज एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर राइज। ठीक है, टेम्परेचर राइज होने के कारण जो भी एक्सपेंशन होगी उसे कहेंगे थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो ये एक्सपेंशन तीनों ही स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। ठीक है, सॉलिड्स में थोड़ा सा स्पेशल चीज होता है, क्या उसको समझते हैं, और बाकी दो में क्या ऐसी बातें हैं देखते हैं। देखिए, सॉलिड्स के बारे में आपको पता है कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक डेफिनेट स्पेस उनके बीच में होता है, उनको एक बढ़िया सा अरेंजमेंट किया जाता है ना, मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन अ डेफिनेट फिक्स्ड पैटर्न, और इनके बीच का डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस फिक्स होती है। आपको ये भी मैंने बताया था इलास्टिसिटी में कि सॉलिड्स के लिए अगर पोटेंशियल एनर्जी कर्व देखा जाए, जब बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, तो आपको ये बात मैंने बताया था कि पहले अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, है ना, जब दो एटम्स टुगेदर आएंगे तो, और फिर आते आते जब पास आते हैं तो फिर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लग जाता है। एक समय ऐसा होता है, एक डिस्टेंस ऐसा है जहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस उसे कहते हैं, जहाँ पर ना ही अट्रैक्टिव फोर्स है ना ही रिपल्सिव फोर्स है। तो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व हमने ये सीख रखा है कि वो कैसा आता है, वो कुछ ऐसा आता है, ऐसा आता है विथ डिस्टेंस। तो दिस पोटेंशियल एनर्जी विथ डिस्टेंस। ठीक है, तो इस कर्व के बारे में थोड़ा समझते हैं, जिसमें थोड़ी एक्सपेंशन की भी बात यहाँ से समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो देखिए ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है ना। तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, तो इसको ए नॉट लिख लेते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। और यहाँ पे जो एनर्जी है दैट इज मिनिमम, दिस एनर्जी इज मिनिमम, इसको लिख लेते हैं ई नॉट, टोटल एनर्जी बोल देता हूँ मैं, टोटल एनर्जी ई। ठीक है, दिस इज मिनिमम एनर्जी, ये मिनिमम एनर्जी है। कब है? मैं लेके चल रहा हूँ एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पे ये एनर्जी थी उसकी, मिनिमम एनर्जी। ठीक है, अब इस समय क्या है, उस मॉलिक्यूल, उस एटम के अंदर कोई भी और टाइप का एनर्जी नहीं है, मतलब वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ये सब कोई भी एनर्जी उसकी नहीं है, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के कारण कोई एनर्जी नहीं है। तो जो भी एनर्जी है वो किसी और फॉर्म में होगी जो कि मिनिमम पॉसिबल एनर्जी होगी। ठीक है, ये इसकी मिनिमम एनर्जी हो गई। अब सपोज आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। ठीक है, देखना इस कर्व को, देखना अपने आप ही फील हो जाएगा कि क्या होने वाला है सॉलिड्स के अंदर। सपोज आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, तो टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते आप यहाँ ले आए। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ये E1 एनर्जी हो गया, एंड इट इज एट T1 केल्विन, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, अब समझते हैं कि ये जो पार्टिकल है या ये जो मॉलिक्यूल है ना सॉलिड का, उसके लिए अवेलेबल डिस्टेंस अब कितना हो गया, देखो ध्यान से। इसको मैं x1 ले लेता हूँ और इसको मैं x2 ले लेता हूँ। तो अब जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इनके, ये x1 से x2 के बीच में मूव कर पाएंगे, है ना, इनके बीच में आराम से मूव कर पाएंगे। अब जरा ध्यान से देखो, तो आपको पता है कि इधर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग होता है,
है ना, इधर अट्रैक्टिव फोर्स होता है और इधर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग होता है, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जरा देखिए इधर का डिस्टेंस ज़्यादा है, इधर का डिस्टेंस कम है, इसका मतलब वो दूर ज़्यादा जाना चाहेगा एज कंपेयर टू पास, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट ज़्यादा दूर तक होगी एज कंपेयर टू नेगेटिव डायरेक्शन में। अब फिर से आपने टेम्परेचर बढ़ाया लेट्स से यहाँ पर, तो ये मान लीजिए E2 है एट T2 केल्विन, एट T2 केल्विन, ठीक है, ये E2 है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए x2 डैश है, लेकिन इसमें आप देख रहे हो इसमें बहुत ही कम डिस्टेंस आया x1 डैश, ये बहुत ही कम इधर आ रहा है और इधर ज़्यादा डिस्टेंस जा रहा है। देखिए ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, देख पा रहे हो, बहुत ज़्यादा हो गया, x2 डैश इज मोर एज कम्पेयर टू x1 डैश, ठीक है। तो इससे आपको क्या दिख रहा है कि इनके बीच का एवरेज डिस्टेंस अगर निकालो, इनके बीच का एवरेज डिस्टेंस निकालो, जैसे मैं इसके एवरेज डिस्टेंस निकालता हूँ बिल्कुल बीचों बीच, तो अब ये यहाँ आ रहा है इस जगह पे, तो अल्टीमेटली इसके जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच की वो बढ़ना शुरू हो गया है ना। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अब और अगर बढ़ाएं और अगर बढ़ा दें ऐसे, तो देखिए कहाँ आ गया है यहाँ पर, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बहुत ही कम इधर मूव किया और इधर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मूव कर रहा है। इसका मतलब सेपरेशन बढ़ने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी शुरू हो गया है, इसीलिए मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लग जाते हैं। एज अ रिजल्ट सॉलिड्स के लेंथ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से ब्रेथ में भी चेंज आ सकता है, तो ब्रेथ में भी इलोंगेशन दिखना शुरू हो जाएगा, हाइट में भी एक्सपेंशन दिखना शुरू हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट सॉलिड्स के अंदर लीनियर एक्सपेंशन हो सकता है, एरिया का एक्सपेंशन हो सकता है अगर लेमिनार बॉडी है तो, या फिर कंप्लीट पूरे वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो सकता है, ठीक है। तो सॉलिड्स के अंदर ऑल थ्री एक्सपेंशन पॉसिबल है। लेकिन यही बात अगर मैं लिक्विड की करूं, लिक्विड की, तो लिक्विड की डेफिनेटली उनके बीच का जो मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा दूर दूर है, वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं, है ना, उतने रिजिडली बाउंडेड नहीं है। तो जब आप उनको हीट करोगे तो उनके भी मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड करने लग जाएंगे, लेकिन उनमें जो चेंज है वो वॉल्यूम वाइज आएगा, है ना। तो कंटेनर के अंदर अगर आप उसको हीट करते हैं तो लिक्विड एक्सपैंड करने लग जाती है। और अगर गैस की बात करो तो गैस में उसकी जो साइज है वो हमने बहुत छोटी मान रखी है, तो मानते हैं कि उसमें कोई लीनियर चेंज हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, हम उसको नहीं फील कर पाएंगे। लेकिन गैस में जो एक्सपेंशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको जरा समझना। ऑल्दो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी थर्मल फिजिक्स में, है ना। तो देखिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस का प्रेशर बढ़ने लगता है, और प्रेशर बढ़ने पे वो वॉल्स पे ज़्यादा प्रेशर लगाता है, उसको हीट करता है ताकि वॉल्स एक्सपेंड होने लग जाएं। तो जब कंटेनर का वॉल एक्सपेंड होने लगेगा तो आप बोलेंगे कि गैस का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, ड्यू टू टेम्परेचर राइज, देयर इज एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन सॉलिड्स, ठीक है। तो सॉलिड्स में एक्सपेंशन मोर टूवर्ड्स एक्सपेंशन, जो ज़्यादा डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, वो बढ़ जाता है ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। वो कैसे मैं बिल्कुल ग्राफ से दिखा दिया आपको कि इधर डिस्टेंस ज़्यादा का हो रहा है बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिकल कर्व। ये सिमेट्रिकल कर्व है नहीं, एसिमेट्रिकल है, तो इसीलिए इधर ज़्यादा डिस्टेंस होता है एज कम्पेयर टू इधर, ठीक है ना। तो दूर ज़्यादा जाएगा एज कम्पेयर टू कि पास, मतलब लौट के जब आएगा तो कम डिस्टेंस आएगा, पर दूर ज़्यादा जाएगा तो आपको ओवरऑल एक्सपेंशन ही दिखाई देगी, ठीक है। तो हमने कंक्लूजन ये निकाला कि सॉलिड्स के लिए हमारे पास तीन तरह के एक्सपेंशन हो सकते हैं। एक लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन। तो हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन में इसकी जो कोएफिशिएंट होगी उसे कहलाएगा अल्फा, और अल्फा क्या का टर्म होगा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। किसकी कोएफिशिएंट, कहाँ बात कर रहे हो आप सर, थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ आपको। देखिए
अगर एक रॉड है ऐसे, है ना, ऐसे रॉड है, इसकी ओरिजिनल लेंथ L0 है, ओरिजिनल लेंथ L0 है, ठीक है। अगर इसको हीट करना शुरू किए ऐसे, इसके टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किए, तो इसके लेंथ में चेंज आएगा, ये एक्सपैंड कर जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे एक्सपैंड कर जाएगा। तो मैं एक एंड से ही देख रहा हूं अगर, तो टोटल एक्सपेंशन जो आ रहा है वो डेल्टा L आ रहा है। तो ये ऑब्जर्व होता है कि इलोंगेशन इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ कोर्स टेम्परेचर डिफरेंस। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर राइज करेंगे उतनी ज़्यादा एक्सपेंशन होगी, बिल्कुल सही बात है। बट इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो एक्सपेंशन भी अच्छी खासी होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि आप यहाँ से फील कर पा रहे हैं कि ज़्यादा स्पेस होगा मूव करने का, तो एक्सपेंशन ज़्यादा होगी क्योंकि लेंथ ज़्यादा है। तो इसको इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और वो कांस्टेंट अल्फा कहलाता है, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा इज कॉल्ड where alpha is called coefficient of linear expansion, coefficient of linear expansion। तो नई लेंथ इसकी क्या होगी? नई लेंथ देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको ऑब्जर्व करना कि नई लेंथ जो है L डैश वो ओरिजिनल लेंथ पर कितनी एक्सपेंशन आई वो आप बता दीजिए। तो एक्सपेंशन इतनी आई है, इसको यहाँ रख दो, तो यहाँ रखने पे क्या होगा L0 और यहाँ भी L0, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये हो गई इलोंगेटेड लेंथ, दिस इज इलोंगेटेड लेंथ, ठीक है। तो इलोंगेटेड लेंथ इज ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और अल्फा जो है वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या फिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी कहलाता है। तो इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी पर डिग्री सेल्सियस। देखिए कैसे, क्योंकि ये 1 है तो इन दोनों को मिलाकर डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो डायमेंशनलेस होने के लिए इसकी डायमेंशन क्या होगी या यूनिट क्या होगा जो इसका है, तो पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, ठीक है ना। तो यूनिट आप लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ अल्फा इज पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन, ये होता है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गई लेंथ की बात। अब इसी तरह से एरिया में भी चेंज आएगा, है ना, एरिया में भी चेंज आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं नंबर 2 एरिया एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन। तो एरिया एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बीटा डिफाइन करेंगे, बीटा कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, सबसे पहले ये इसके डिफाइन करेंगे। और दूसरी बात, इसको इस लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ये भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है। तो मैं इसी तरह से इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, इसको डिराइव कर सकता हूँ। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो नई एरिया होगी बच्चों वो पुराने एरिया में 1 प्लस बीटा डेल्टा टी आप जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो बीटा को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, और डेल्टा टी क्या हुआ? टेम्परेचर राइज, ठीक है ना। ऑल्सो यू कैन राइट द थर्ड फॉर्म, that is volume expansion, volume expansion। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कैसे डिफाइन करेंगे? उसके लिए फिर से यहाँ पे एक डिफाइन करना पड़ेगा, उसको एक गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो सिंबल है वो गामा का सिंबल है,
और इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, और इसी तरीके से अगर लिखना शुरू करो तो क्या लिख सकते हो वॉल्यूम के बारे में? नई वॉल्यूम जो हो गई वो पुराने वॉल्यूम का 1 प्लस गामा डेल्टा टी हो गई। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, v डैश इक्वल्स टू v नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी एंड a डैश इक्वल्स टू a नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी एंड l डैश इज इक्वल्स टू l नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है जी, तो ये हो गई थ्योरी। अब इसको डेवलप करेंगे क्वेश्चन में। ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। इनमें कोई रिलेशन है कि नहीं, ये डिराइव करके भी देख लेते हैं। ठीक है, और फिर इसको अप्लाई करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या क्या होगी, कहाँ कहाँ चेंज आ सकता है, वॉल्यूम चेंज होने पे क्या क्या चेंज आ सकता है। बस इतनी सी हमें पढ़ाई करनी है इस पर। ठीक है ना, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आराम से सिंपल सा टॉपिक है, सीखेंगे, सिंपल है, फिनिश कर लेंगे। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए इसको। तो बच्चों अब रिलेशन निकाल लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा में। ठीक है, तो देखिए अगर जो बॉडी है वो 2 डायमेंशनल है, मतलब एक स्क्वायर ले लेते हैं। ओके, स्क्वायर शीट ले लेते हैं और इस स्क्वायर शीट की जो साइड है, साइड इसकी लंबाई ले लेते हैं, लेट से एल ले लेते हैं, तो ये भी एल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसकी एरिया क्या है? अभी इसकी एरिया है एल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको हीट करना शुरू करें तो ये एक्सपैंड करेगा और एक्सपैंड करने से क्या होगा, इसकी जो लेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो एल डैश क्या हो जाएगा, उस फॉर्मूले से जो मैंने लिखा था उससे अगर आप देखो तो इसको L0 ले लेते हैं। चलो टी को सू मतलब विदाउट एक्सपेंशन या ओरिजिनल लेंथ उसकी L0 है, L0 जो भी सही लगे, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हो गई इसकी एक्सपेंड वैल्यू, है ना, एक्सपेंडेड वैल्यू। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्सपेंड होता है, एक्सपेंशन होने के बाद उसकी लेंथ ये हो गई। तो अब इसकी एरिया क्या होगी, नई एरिया ए डैश इज इक्वल्स टू एल डैश का स्क्वायर। अब एल डैश का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर करोगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पूरे का स्क्वायर करेंगे। सही है, तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया बताओ, देखिए ध्यान से। बाय बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इफ दिस वैल्यू is much less than 1 then this 2 can be multiplied at this place, है ना, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से। तो यहाँ लिखोगे एज अल्फा, और ऐसा होता भी है, इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, is much less than 1, so you can write this value to be a। ये आ गया, देखो a आ गया, 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो नई एरिया क्या हो गई, ए डैश इज इक्वल टू दिस। अब जरा इसको कंपेयर करो पुराने वैल्यू से, वो एरिया वाले वैल्यू से कंपेयर करो। तो एरिया वाले वैल्यू से जब आप कंपेयर करोगे तो ए डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये होना चाहिए था। तो बीटा की जगह क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2 अल्फा। इसका मतलब इनके बीच में रिलेशन क्या हुआ, इनके बीच में रिलेशन एक बहुत ही बढ़िया सा निकल के आ गया है, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली यू कैन डिराइव द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। अगर इसको क्यूब इमेजिन कर लेते आप, क्यूब ऐसे क्यूब इमेजिन कर लेते तो इसके वॉल्यूम में भी चेंज आएगा इसी तरह से। तो वॉल्यूम एल क्यूब था पहले या एल नॉट क्यूब था, अब अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी लेंथ भी बढ़ेगी, बढ़ने के कारण वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो वॉल्यूम चेंज होने के कारण आप कह सकते हो Similarly, this gamma can be related to alpha as कितना होना चाहिए बताओ कितना होगा। जब आप लेंथ बढ़ा रहे हैं तो तीनों ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 3 टाइम्स अल्फा इज गामा। ठीक है ना, क्योंकि जब आप वॉल्यूम करोगे तो यहाँ पे पावर में 3 करोगे तो फिर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। तो 3 होने के कारण आप कह सकते हो कि गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ठीक है, ये दोनों रिलेशन हो गए। इसका मतलब आप तीनों के बीच में क्या रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो, तीनों के बीच में रिलेशन क्या स्टैब्लिश कर सकते हो कि अल्फा
बाई 1 इज इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इक्वल्स टू गामा बाई 3। सही है क्या? बिल्कुल, ये रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। अब देखो ये रिलेशन याद तो रहता है हमें, या क्वेश्चंस में आप अप्लाई भी कर लेते हो, लेकिन एक चीज कभी कभी क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है, वो ये कि ये रिलेशन में जब मैं डिराइव कर रहा था तो मैंने लेंथ का इंक्रीज दोनों ही साइड्स सेम लिया है ना, इधर जितना बढ़ेगा उतना ही उधर भी बढ़ रहा है, यानी कि जितना हॉरिजॉन्टल बढ़ रहा है उतना ही वर्टिकल में भी लेंथ बढ़ रहा है। या अगर आप डायरेक्शन वाइज बात करो तो जितना एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है उतना ही वाई डायरेक्शन में भी बढ़ रहा है, और अगर क्यूब की बात करें तो जितना एक्स में बढ़ रहा है उतना ही वाई में बढ़ रहा है, उतना ही जेड में बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। बट अगर बराबर बराबर एक्सपेंशन नहीं हो, सपोज एक्स में ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, वाई में थोड़ा कम कर रहा है और जेड में कुछ और ही एक्सपेंड कर रहा है, तो इस केस में क्योंकि ये 2D फिगर है, तो 2D फिगर है तो एक्स डायरेक्शन में कुछ और एक्सपेंशन होगी, वाई में कुछ और होगी। तो ऐसे केस में फॉर नोट फॉर anisotropic materials, you can say that बीटा, अब बीटा को अल्फा से कैसे रिलेट करोगे? देखिए एक्स डायरेक्शन में एक्सपेंशन जो भी होगी और वाई में जो भी होगी वो अलग अलग होगी, तो जो भी होगी दोनों को ऐड कर दो, तो अल्फा 1 या अल्फा इन द एक्स डायरेक्शन, इसको एक्स ले लेता हूँ, प्लस अल्फा इन द वाई डायरेक्शन। सिमिलरली गामा कैन बी रिलेटेड एज अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। ठीक है, ये रिलेशन आता है। अगर बराबर बराबर एक्सपेंशन नहीं है तब आपको इस तरह से लेना है, और अगर बराबर बराबर एक्सपेंशन है तो ऐसे केस में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वल हो गए तो ऐड हो गए तो 2 अल्फा हो गया, ये तीनों इक्वल हो गए तो तीनों इक्वल हो गए, ऐड हो गए तो 3 टाइम्स अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना है, और साथ ही ये भी याद रखना है कि ये जब मटेरियल एक जैसे होंगे, दोनों तरफ से तीनों तरफ से सेम एक्सपेंशन होगी, तभी आप रिलेशन ये दोनों लगा सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कभी ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में पूछा जाए लेकिन गामा गिवन नहीं होगी, अल्फा गिवन होगी, तो ऐसे कि इसमें 3 अल्फा बिकम्स गामा। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको वैल्यू दे रहे हैं लेकिन इनडायरेक्ट वे में दे रहे हैं। ऑलराइट, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हमें नोट करके रखना है, कभी कभी कंफ्यूजन आ सकता है आपको आगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम, तो इसलिए मैं यहाँ पे समराइज करके इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेता हूँ। पहला पॉइंट देखिए, थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो सॉलिड्स में मिनिमम होगी, ठीक है, और गैसेस में मैक्सिमम होगी। इसका कारण क्या है? कारण है कि सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो जब आप हीट करेंगे तो एक्सपैंड होने में उसको एक अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगेगा, इसीलिए उसमें एक्सपेंशन बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस में बिल्कुल आराम से फैल जाता है वो, है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना है कि थर्मल एक्सपेंशन इज मिनिमम in case of solids and it is maximum in case of but it is minimum case of solid but maximum in gases, but maximum in case of gases। ठीक है, इसका रीजन क्या है? रीजन देख लीजिए, because intermolecular force is maximum in solid but minimum in gases। तो अगर फोर्स की बात होगी तो मिनिमम होगा गैसेस में और मैक्सिमम होगा सॉलिड्स में, लेकिन अगर एक्सपेंशन की बात होगी तो मिनिमम होगी सॉलिड में और मैक्सिमम होगी गैसेस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जो अल्फा बीटा गामा जो वैल्यू है ना वो लेंथ के यूनिट पे नहीं डिपेंड करता है। अगर आप सेंटीमीटर में लेंगे या फीट में ले रहे हैं या मीटर में ले रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो फिक्स ही रहने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। तो रॉड की लेंथ चाहे आप सेंटीमीटर में लें या मीटर में लें, अल्फा बीटा गामा सेम रहने वाला है। तो देखते हैं, द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब आते हैं अल्फा बीटा गामा जो है ना, वो आप समझ लिए कि एक कॉपर का ले लिया हमने, रॉड या ब्रास का ले लिया तो उसकी अल्फा फिक्स रहेगी, ऐसा जरूरी नहीं है।
ये एक ऐसी वैल्यू है जो टेम्परेचर आप किस तरह से ही बढ़ा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अल्फा बीटा एंड गामा आर नॉट कांस्टेंट फॉर अ गिवन सॉलिड। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। देयर वैल्यूज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर रेंज इन विच दे आर मेजर्ड। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू। ऑलराइट, चलिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट या अल्फा कॉपर की इतनी है, ब्रास की इतनी है, तो फिर उस पूरे क्वेश्चन में कांस्टेंट ही रहेगा, उस समय फिर वेरी नहीं करेगा। ठीक है, अब सुनिए, जो फाइनल आपने लेंथ कैलकुलेट किया कि L डैश इज L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसके डेरिवेशन में मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वो बढ़ेगा और ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करेगा, तो फाइनल लेंथ इसकी ये हो जाएगी। ऐसे केस में अल्फा हमने कांस्टेंट मान लिया था। बट अगर अल्फा वेरी करे, इफ अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सपोज ये कुछ इस तरह से है कि ये एक रॉड है ऐसा, ओके, और इसकी अल्फा यहाँ x इक्वल्स टू 0 से वेरी करता हुआ एक पर्टिकुलर l लेंथ तक, x इक्वल्स टू l तक वेरी कर रहा है। लेट्स से अल्फा इज ax प्लस b, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा है कुछ। तो फिर कैसे आप निकालोगे इसकी एक्सपेंशन कितनी होगी? तो उसके लिए आपको इंटीग्रेट करना होगा, छोटे 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 एलिमेंट लेकर टोटल जितनी इलोंगेशन होगी उसको जोड़ देना है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ से x डिस्टेंस पर जाओगे और ये dx ले लोगे। तो जब आप dx लोगे तो आपकी ओरिजिनल लेंथ कितनी हो गई? L0 की वैल्यू क्या हो गई? dx, है ना। इसमें एक्सपेंशन की अगर वैल्यू लिखूँ तो क्या होगा? इस फॉर्मूले में डेल्टा L इक्वल्स टू L0 अल्फा डेल्टा टी, यही आता था। तो L0 या L0 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? dx, और अल्फा की वैल्यू हो गई ये, और टेम्परेचर चेंज टोटल जो चेंज आएगा वो। तो इसको इस तरह से इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आ जाता है। अगर इसी क्वेश्चन में अल्फा का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ हो, जैसे मैंने कहा कि अल्फा जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, तो मान लो कुछ ऐसा है कि अल्फा का वेरिएशन टेम्परेचर के कारण चेंज कर रहा है कुछ इस तरह से। लेट्स से ए टी प्लस बी, ऐसा कुछ हो गया। टेम्परेचर चेंज करोगे तो अल्फा चेंज हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्सपेंशन कैसे निकलेगा? ठीक है, तो उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। क्या करेंगे? टोटल लेंथ इसकी L0 ओरिजिनल लेंथ थी और अल्फा ये है, तो छोटा छोटा एक्सपेंशन करोगे टेम्परेचर में। ठीक है, थोड़ा सा राइज किए टेम्परेचर में। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का वेरिएशन अगर बहुत छोटा है तो ऐसे केस में अल्फा को कांस्टेंट मान सकते हैं, इसीलिए वेरी स्मॉल राइज इन टेम्परेचर लेके चलते हैं। इंटीग्रेशन का यूज़ पूरे चैप्टर में हमने काफ़ी बार किया है, पूरी फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, मैकेनिक्स में भी किया। वो क्यों किया था? छोटा छोटा एलिमेंट क्यों लिया था? क्योंकि उस छोटे एलिमेंट में वेरिएशन बिल्कुल ना के बराबर माना जाता है। इनफैक्ट थर्मल फिजिक्स के पहले पार्ट में भी, उसमें भी जब इंटीग्रेशन का पार्ट आया था तो वहाँ भी हमने इंटीग्रेशन का साथ इसलिए लिया था क्योंकि उस छोटे से स्ट्रिप में टेम्परेचर का वेरिएशन बिल्कुल ना के बराबर होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम मान सकते हो। अगर नॉन यूनिफॉर्म के की बात करो, नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टिविटी की बात करो, तो उसमें भी एक छोटा सा एलिमेंट लेने के कारण वहाँ पे यूनिफॉर्म के मान सकते हैं उस छोटे से पार्ट में। इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत छोटा लेते हैं। उस छोटा वेरिएशन लेने के कारण क्या फ़ायदा होगा कि उतने इंटरवल में अल्फा कांस्टेंट होगी। इसलिए आप टाइम इंटरवल छोटा छोटा ले लेकर एक्सपेंड करके इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि जोड़ना शुरू कर देते हैं, तो टोटल एक्सपेंशन आ जाती है। ठीक है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको? ये आपका ये कांस्टेंट है तो बाहर ही आ जाएगी, और अल्फा यहाँ से डाल देंगे AT प्लस बी और यहाँ पे DT। ठीक है, और टेम्परेचर का टोटल वेरिएशन दे देंगे कि टेम्परेचर T1 से T2 लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिमिट रखोगे T1 से T2। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे कैसे इंटीग्रेट करोगे? अल्फा की वैल्यू रख देंगे AX प्लस बी इंटू DX, इसको इंटीग्रेट करना है, और ये टेम्परेचर चेंज तो कांस्टेंट ही रहेगा जो भी वेरिएशन हो रहा हो। तो आप x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू L तक, या L0, अच्छा फाइनल है ना, तो x की वैल्यू वो बता देंगे कि कहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है ना, तो ये फाइनल लेंथ हो गई। ये जो टोटल इलोंगेशन है इसमें x की वैल्यू आपको पता होगी फाइनली वो कहाँ तक जा रहा है, ये गिवन हो गया क्वेश्चन। ऑलराइट, तो ऐसे करते हैं इसको सॉल्व।
तो वेरिएशन होने के कारण आपको इंटीग्रेशन करना होता है, बस इतनी सी बात समझना है आपको। चलिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया अल्फा बीटा गामा में। अब जो भी हमने पढ़ लिया है, थ्योरी डेवलप कर लिया है, उसको अप्लाई करेंगे। एक्सपेंशन होने के कारण कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे उनको देखते हैं। ऑलराइट, तो आइए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है जो रॉड से बने हुए हैं, जिनकी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गिवन है ना। ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों बराबर लेंथ के हैं, ये और ये वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए ध्यान से। तो गिवन है एन आइसोसेलिस ट्राइंगल इज फॉर्म्ड विद थिन रॉड of length L1 and coefficient of linear expansion alpha 1 as the base. तो L1 and alpha 1 as the base, ठीक है। And two thin rods each of length L2 and alpha 2 as the two sides, ठीक है। length same है और alpha भी same है। If the distance between apex का मतलब है ये वाली वैल्यू, इसको A ले लेते हैं। If the distance between apex and the midpoint मतलब यहाँ का पॉइंट, इसको D ले लेते हैं, चलो D ले लेते हैं, तो इसको B ले लेते हैं और इसको C ले लेते हैं, सही है। इट रिमेन्स अनचेंज एज द टेम्परेचर इज रेज्ड, देन फाइंड द रेशियो ऑफ L1 L2 इन टर्म्स ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2, ये बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि जब अब इसको हीट करेंगे तो इसकी लेंथ भी बढ़ेगी और ये भी बढ़ेगा, दोनों ही बढ़ेंगे, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अनचेंज रह रहा है। तो बताओ कि क्या रिलेशन होगी लेंथ का, या रेशियो क्या होगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, ये बताना है आपको। आया क्वेश्चन समझ? तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो डिस्टेंस अनचेंज रह रहा है उस डिस्टेंस की वैल्यू लिखो। तो देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये वाली लेंथ क्या होगी बच्चों बताओ? ये वाली लेंथ इसकी आधी हो जाएगी ना, तो L1/2, है ना। अब देखो ये हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है, ये क्या है, ये है बेस। अगर इसकी बात करो तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों में क्या रिलेशन होगा? तो AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब AD का स्क्वायर इसको L रख लेते हैं, चलो L रख लेते हैं। तो L का स्क्वायर इक्वल्स टू AB क्या है? L2, तो इसको लिख लेते हैं L2 का स्क्वायर। और ये क्या होगा? L1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये 2 है और ये पूरे में /2 है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो AD रिमेन्स अनचेंज, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे टेम्परेचर के साथ, तो सबसे बढ़िया हो जाएगा ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के साथ इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये 0 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये अनचेंज्ड है। वाई? बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, क्वेश्चन में गिवन है, गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। अब इसकी डिफरेंशिएशन करो तो L2 चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वाली लेंथ तो चेंज हो ही सकती है। तो ये क्या हो जाएगा? 2L2, ये 2 आगे आ गया और उसकी पावर 1 कम हो गई। और फिर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? dL2/dt, टेम्परेचर वाला, ठीक है ना। या क्योंकि आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, लेंथ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए एक बार ये भी डिफरेंशिएट होके आएगा, ठीक है। उसी तरह से इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले तो इसको समझ लो ये क्या लिखा हुआ है, इसको जरा क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये लिखा हुआ है L1/4, एक तरह से इसकी डिफरेंशिएशन करने वाले हैं L1/4 की। तो चलो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो गई? 2L1/4 इंटू dL1/dt, ठीक है। चलिए अब जरा इस पॉइंट को समझना जरूरी हो जाता है यहाँ पर, क्या कि जब आप एक्सपेंशन वाली पॉइंट पढ़े थे, जहाँ पर मैंने लिखा था कि डेल्टा L इज इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा डेल्टा T, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसी को अगर स्मॉल चेंज के लिए लिखा जाए, स्मॉल चेंज, तो स्मॉल चेंज के लिए लिख सकते हैं dL इक्वल्स टू L0 अल्फा dt। इस चीज को नीचे ले आओ तो क्या हो गया? देखो तो
डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू एल नॉट इंटू अल्फा। तो मैं इसी चीज़ को यूज़ करने वाला हूँ। जहाँ पर इस तरह का एक्सप्रेशन है उसकी जगह क्या लिख सकते हो, ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा। ठीक है, तो जैसे ये वाली वैल्यू डी एल टू बाई डी टी, तो डी एल टू बाई डी टी क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ ऑफ एल टू इंटू अल्फा। तो एल टू की वैल्यू जरा देखो यहाँ पे, ओरिजिनल लेंथ क्या है एल टू और उसकी अल्फा क्या है अल्फा टू। उसी तरह से एल वन ओरिजिनल लेंथ क्या है एल वन और उसकी अल्फा क्या है अल्फा वन। तो इस जगह क्या लिख सकते हैं, इस जगह लिख सकते हैं, इस जगह पे ओरिजिनल लेंथ L2 ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा। तो L2 की अल्फा क्या है अल्फा टू, तो यहाँ अल्फा टू रख दो, माइनस ये दोनों कैंसिल होके हो गए टू, यहाँ लिखोगे L1 बाई टू इंटू इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है L1 और अल्फा उसकी क्या है देखो L1 की अल्फा वन। ठीक है, चलिए अब इसको ध्यान से देखो, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएंगे और इसको इधर ले आते हैं, आ जाओ इक्वल टू के इधर ले आते हैं, तो हो गया L1 स्क्वायर अल्फा वन बाई टू इक्वल्स टू टू L2 स्क्वायर इंटू अल्फा टू। ठीक है, तो आपको L1 बाई L2 निकालना है, तो L1 बाई L2 क्या होगा, L1 बाई L1 बाई L2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू चला गया इधर, तो L1 नीचे L2 नीचे 4 ऊपर चला गया है ना, 4 रूट 4 अल्फा टू बाई अल्फा वन। क्वेश्चन में क्या निकालना है L1 बाई L2 आ चुका है 4 टाइम्स आ गया है। ठीक है, अब आपको क्योंकि ये चाहिए तो रूट ले लीजिए उधर जाकर, तो क्या आया देखो फाइनल आंसर देख लो बच्चों, फाइनल आंसर आ चुका है अपने पास दैट L1 बाय L2 is root under 4, that is 2 times alpha 1 by alpha 2। ये आ गया आंसर। ठीक है, अब अगर इसमें स्पेशल केस ले लें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, तो मतलब दोनों ही लेंथ L1 और L2 वाले सेम हो गए है ना, तो ये तीनों साइड्स हो गए इक्वल, तब क्या हो जाएगा ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये 1 हो गया, तो इधर जाके क्या बन जाएगा 1/2, फिर स्क्वायर करो तो अल्फा 1 और अल्फा 2 का रिलेशन आ जाएगा है ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते थे। चलिए ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया टेम्परेचर के साथ। अगर आपको दिमाग में ये स्ट्राइक नहीं करता कि डिफरेंशिएट कैसे करें या डिफरेंशिएट करना भी है या नहीं, मुझे नहीं समझ में आया, तो आप दूसरे मेथड से भी इसको समझ सकते हैं। देखिए मेथड 2, यहां से आप क्या लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, इसमें चेंज आएगा, तो ये वाला पार्ट तो 0 ही हो गया उसमें भी। अब ये क्या होगा L2 की ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस का होल स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, माइनस L1 तो L1 में एक्सपेंशन होगी तो क्या हो जाएगा वो L1 स्क्वायर 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी का होल स्क्वायर बाई 4, क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब आप यहाँ पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम अप्रोक्सीमेशन। क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब इक्वल टू के उधर चला जाएगा ये, उसके बाद आप फिर से वही निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी लगाया जा सकता है अगर आपको ये वाला मेथड स्ट्राइक नहीं किया या आपको समझ नहीं आया इन दैट केस, ठीक है ना। चलिए तो इसको कॉपी कीजिए, ये एक प्रैक्टिस के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कैसे करेंगे। ऑलराइट, सेकंड मेथड इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दिस मस्ट बी केप्ट इन माइंड। ऑलराइट, देखिए फाइनल देखिए स्क्वायर ही आ गया, देख रहे हो L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर आ गया ना। कर सकते हो आप, इसको एक्सपेंड करना है और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से 2 यहाँ लाकर मल्टीप्लाई कर लेना है, इस 2 को यहाँ आके मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर इक्वल टू के उधर ले जाना है। चलिए फिर कॉपी कर लीजिए फटाफट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अ मेटल रॉड A of length 25 centimeter expands by 0.05 centimeter when its temperature raised from 0 to 100 degree Celsius, ठीक है। Another rod B of different metal
of length 40 centimeter expands by 0.04 centimeter for same rise in temperature। मतलब वही डिफरेंस है। तो क्या है, तीसरे बारे में जानकारी दिया हुआ है कि थर्ड रॉड C ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर का एक रॉड बनाया जाता है किससे, A और B से, मेड अप ऑफ A एंड B, ठीक है, प्लेस्ड एंड टू एंड एक्सपेंड्स बाय 0.03 सेंटीमीटर ऑन हीटिंग फ्रॉम 0 to 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पोर्शन ऑफ कंपोजिट रॉड C, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये जो पहली दो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं उससे इनडायरेक्टली वो किस चीज़ की वैल्यू दे रहे हैं, वो दे रहे हैं अल्फा की वैल्यू, है ना। जैसे मेटल ए, रॉड ए है, 25 सेंटीमीटर इसकी ओरिजिनल लेंथ है और एक्सपेंशन इतनी है और टेम्परेचर डिफरेंस इतना है, इसका मतलब अल्फा ऑफ ए लिख सकते हैं। अल्फा ए क्या होगा, अल्फा होता क्या था, मतलब आप अगर डेल्टा एल लिखेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे, ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, तो डेल्टा एल बाय ओरिजिनल लेंथ इंटू टेम्परेचर डिफरेंस ऐसे लिखेंगे। तो ए का हो रहा है तो ये एल, तो ए का ही होगा, ऑलराइट, ऐसे। तो इसको इक्वल टू करके लिख लीजिए। तो लेंथ में एक्सपेंशन कितना है, 0.05 सेंटीमीटर, ओरिजिनल लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं डेसिमल हटाकर। तो यहाँ से आपका 2 डेसिमल नीचे आ जाता है, 100 हो गया, ओके। एक जीरो और दे देते हैं, ऊपर 10 और नीचे भी 10 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 50 हो गया, 25 हो गया। तो ऊपर से इसको सॉल्व करोगे तो 2 हो जाएगा, 50 को कैंसिल करोगे तो ये कितना हो गया 5, तो 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आते हैं अल्फ़ा बी पर। अल्फ़ा बी के लिए भी आपको ऐसा ही कुछ करना है, डेल्टा एल बी ओरिजिनल लेंथ बी इंटू टेम्परेचर डिफरेंस टी, ठीक है। अब अगर डेल्टा एल बी आप देखेंगे, डेल्टा एल बी तो कितने का एक्सपेंशन आया, 0.04 का आया, 0.04। ओरिजिनल लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर, ओके, एंड द टेम्परेचर डिफरेंस इज अगेन 100। तो फिर से वही चीज़ है, यहाँ से 2 डेसिमल ले जाओ, एक जीरो ऊपर डाल दो, दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 1 इंटू 10⁻⁵ आ जाता है पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अल्फा दोनों का पता चल गया, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आप एक तीसरा ऐसा बना रहे हैं रॉड सी जो कि इन दोनों से कनेक्ट करके बनाया गया। तो आप इमेजिन करो कि ये ए है और इसको इमेजिन करो कि ये बी है, इधर ऐसा कुछ बी है, क्योंकि ये दोनों सेम लेंथ के नहीं है और वो अलग अलग पूछा जा रहा है कितने लेंथ का है, तो इसलिए मैंने लेंथ अलग अलग बना रखा है, ठीक है ना। अब सुनो, इसमें ये वाली लेंथ L2 ले लेते हैं और ये वाली लेंथ L1 ले लेते हैं। तो एक बात तो हमें पता है कि L1 प्लस L2 जो है उसकी लंबाई कितना होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल ही गया है, ओके। तो ये A का बना हुआ है और ये B का बना हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आप टेम्परेचर चेंज कितना कर रहे हैं, 0 to 50 कर रहे हैं। तो जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये भी एक्सपेंड करेगा, ये भी एक्सपेंड करेगा, और इसकी एक्सपेंशन अल्फा ए पे डिपेंड करेगी, इसकी एक्सपेंशन अल्फा बी पे डिपेंड करेगी। तो जब ये एक्सपेंड करता है तो मान लेते हैं आफ्टर टेम्परेचर राइज, एक्सपेंशन इन लेंथ क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन है इट इज 0.03 सेंटीमीटर। कितने का एक्सपेंशन आ रहा है, 0.03। इसका मतलब इसमें और इसमें दोनों में जो भी एक्सपेंशन हुई होगी उसका सम अपन ये ले सकते हैं 0.03, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इज 0.03। अब इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे,
ओरिजिनल लेंथ प्लस अल्फा ए डेल्टा टी, ओरिजिनल लेंथ प्लस अल्फा बी डेल्टा टी इज 0.03। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अल्फा ए और अल्फा बी के बीच में एक रिलेशन है, जरा ध्यान से देखो, तो ये इसका डबल है, अल्फा ए इज डबल ऑफ अल्फा बी, ठीक है। तो ओरिजिनल लेंथ को आपने L1 लिख दिया, ओरिजिनल लेंथ को L1 लिख दिया, और इधर आप क्या लिखोगे 2 इंटू, इसको यहाँ रख दो, 2 इंटू 10⁻⁻⁵ एंड टेम्परेचर इज रेज बाय 50 डिग्री, इसको 50 रख दिया, प्लस L2 इंटू बी कितना है 1 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू 50 डिग्री, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0.03। देखो सारे सेंटीमीटर में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों वैसे भी कैंसिल हो गए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर वाले, आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, और यहाँ पर ये दोनों चीज़ें कॉमन ले लेते हैं और उधर ले जाते हैं, तो यहाँ क्या लिख सकते हो 2L1 प्लस L2, आपने कॉमन ले लिया, किसको लिया 50 इंटू 10⁻⁵, 50 इंटू 10⁻⁵ कॉमन ले लिया, और उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, तो 0.03 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, इसमें से ऊपर जब लेके जाओगे तो एक 100 रख लेते हैं, ठीक है, इसका जो डेसिमल है उसको हटा लेते हैं और नीचे ले आते हैं 100, और इससे ऊपर जब लेके जाओगे 10⁵ हो जाएगा, उसका 100 ऊपर रख लेते हैं, ताकि ये 50 और 100 उससे कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट, तो सॉल्व होने के बाद क्या आ जाता है दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ से 10⁻⁻⁵ ऊपर ले आइए, तो 3/50 ओके इंटू ऊपर चला गया 10⁻⁵, उसमें से 100 मैंने अलग कर दिया, तो 10⁻³ रह जाएगा, और नीचे रह जाएगा 100। इस 100 को इससे काट लो, ठीक है, और इस 100 को इससे काट लो, तो यहाँ पे -2 हो जाता है, तो 1 हो जाएगा ये, तो क्या हो गया 3 × 6, 6 × 10, समझ रहे हो बात, 60 हो गया, तो 60 सेंटीमीटर, तो 2L1 प्लस L2 इज 60, सेकेंड इक्वेशन, एंड L1 प्लस L2 इज 50। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं उसको, तो L1 प्लस L2 इक्वल्स टू 50, इसको माइनस कर लो, इसको माइनस कर लो, इसको माइनस कर लो, तो ये कैंसिल हो गए, तो ये कितना हो गया L1 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, L1 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली व्हाट इज L2 इक्वल्स टू, L2 दोनों जोड़कर 50 होता है, तो अगर एक 10 है तो दूसरा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ही क्वेश्चन था, थोड़ा मैं कैलकुलेशन बड़ा करके दिखाया, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं समझाना चाह रहा था कि अगर दो डिफरेंट रॉड्स को आप मिलाकर एक नया रॉड बनाते हैं, तो पहले वाले का जो अल्फ़ा है और दूसरे वाले का जो अल्फ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें एक्सपेंशन मिलेगी, तो जिसकी अल्फ़ा ज़्यादा होगी उसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, जिसकी अल्फ़ा कम होगी उसकी एक्सपेंशन कम होगी, ठीक है। तो फाइनली ये आंसर हो गया, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इफ आई दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड बॉडी हैविंग अल्फा एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, then the change in moment of inertia corresponding to a small change in temperature is। देखो अगर कोई भी बॉडी हीट किया जा रहा है तो उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, तो फिर उसकी जो ऐसी टर्म जो उसके फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा था उसमें भी चेंजेस आने लगेंगे, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर डिपेंड करता है कि मासेस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर एक बॉडी एक्सपैंड करता है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अल्फा यानी लीनियर एक्सपेंशन से कनेक्ट करने का ये कंसेप्ट इस क्वेश्चन से सीखेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले इसमें पता नहीं है कि शेप कैसी है, केवल एक सॉलिड बॉडी लिखा हुआ है, तो आप कुछ भी मान लीजिए,
आई को कुछ भी मान लीजिए, कुछ सम कांस्टेंट के इंटू एम आर स्क्वायर, कोई भी कांस्टेंट है, ये मुझे पता नहीं क्या है। ये जो आर है वो है लीनियर डायमेंशन एक्सिस से, तो अगर बॉडी एक्सपैंड करता है तो आर में भी चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। तो आर में चेंज आ रहा है बट मास में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी के मास जब वो एक्सपैंड करता है तो उसके मास में कोई चेंज नहीं आता है। तो क्योंकि आर में वेरिएशन है तो आर में चेंज मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज देगा। तो कभी भी चेंज आपको पता चले किस पर डिपेंड कर रहा है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, है ना। तो डिफरेंशिएशन मतलब एक्चुअली स्मॉल चेंज देख रहे हो फिर उसको बड़े चेंज में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको कर सकते हैं डी आई बाई डी आर, आप आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो ये सारे टर्म तो कांस्टेंट ही हैं, इसको ऐसे ही रख सकते हैं। और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2r, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, ठीक है। अब समझते हैं इसको, ये वाले टर्म जो डी आर है उसको जब इधर भेजते हैं तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज पता चल जाएगा। तो के एम इंटू 2 इंटू आर डी आर, और डी आर क्या है रेडियस में चेंज, डी आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज। तो अगर मैं चेंज लिख दूं ऐसे चेंज, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो किस से, लीनियर वाले एक्सपेंशन से। क्या होगा ओरिजिनल लेंथ दैट इज ओरिजिनल रेडियस इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब ये देखो क्या आ जाएगा के एम आर आर, आर और आर क्या हो गया आर स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो के एम आर स्क्वायर, है ना, इंटू 2 अल्फा डेल्टा टी। अब इस जगह को इस जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिख सकते हैं, है ना। तो इसके जगह आपने आई लिख दिया तो डेल्टा आई इज इक्वल्स टू दिस टर्म इज आई इंटू 2 अल्फा डेल्टा टी। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आई मेंशन है, अल्फा मेंशन है और टेम्परेचर डिफरेंस मेंशन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। कहीं भी कैसे भी वेरिएशन दिखे तो उसको आप डिफरेंशिएशन करके शुरुआत कर सकते हैं, फिर ये जो डेल्टा आर है इसके जगह डी आर लिख सकते हैं और डी आर की वैल्यू ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। तो अब शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेली वर्ल्ड में या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ अपन पढ़ चुके हैं, उसमें भी डिफरेंसेस आने शुरू हो जाएंगे ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें सबसे पहला है बायमेटेलिक स्ट्रिप। पहले समझते हैं ये बायमेटेलिक स्ट्रिप क्या होता है। बायमेटेलिक स्ट्रिप में दो टाइप के मेटल्स होंगे जिनको आप फ्यूज़ करके या किसी भी तरीके से इसको ज्वाइन करके रखते हैं, ठीक है। अब ये दो मेटल जो हैं ये इक्वल लेंथ के होते हैं, इक्वल लेंथ ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स या टू डिफरेंट मेटल्स, ठीक है, अनइक्वल लेंथ के होते हैं, लेकिन दे हैव डिफरेंट अल्फा, क्योंकि मटेरियल अलग है, देयरफॉर दे हैव डिफरेंट अल्फा। अल्फा का मतलब समझ रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग है। तो जब आप हीट करेंगे तो हीट करने के कारण इनकी एक्सपेंशन अलग होगी, क्योंकि अल्फा अलग है तो एक्सपेंशन भी अलग है। लेकिन क्योंकि ये फ्यूज़ किए हुए हैं, ये किसी भी तरीके से ज्वाइन करके रखे हुए हैं, तो ये सीधा एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। तो अनइक्वल एक्सपेंशन होने के कारण क्या होगी, उसमें बेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप हीट करते हैं तो वो इधर बेंड हो जाएगा, और जब आप कूल करते हैं तो टेम्परेचर तब भी आपने डिफरेंस किया तो वो इस तरफ से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिसकी अल्फ़ा ज़्यादा होगी, जिसकी अल्फ़ा ज़्यादा होती है वो हमेशा हीट करने पर कन्वेक्स साइड में रहेगा, क्योंकि वही इधर बेंड होगा ज़्यादा, ठीक है। तो अल्फ़ा
जिसकी ग्रेटर होगी दैट लाइज ऑन कन्वेक्स साइड्स, कन्वेक्स साइड, ठीक है, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग। जैसे ऐसा हो जाएगा ये, जिसकी अल्फा ज़्यादा होगी, ठीक है, ऐसे। तो एक और मटेरियल अगर यहाँ लगा दिया जाए ऐसे, तो ये कनकेव साइड में आ रहा है, तो ये ब्लू वाला पार्ट जो है इसकी अल्फा कम होगी, और जो येलो वाला पार्ट है इसकी अल्फा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसको आप अल्फा 1 ले लीजिए और इसको अल्फा 2 ले लीजिए। तो क्योंकि अल्फा 1 इज़ ग्रेटर देन अल्फा 2, therefore the convex side is the first type of material, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि बायोमेटेलिक पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि ये जो बेंड हो रहा है ये कितने एंगल पे बेंड हो रहा है ये बता दो, ऐसा एंगल आ सकता है, या फाई ले लो, थीटा ले लो, ठीक है। तो इस और रेडियस के टर्म्स में आ सकता है, इसकी रेडियस क्या होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप ऐसे ही होते हैं, दो अलग अलग मटेरियल के, अलग अलग मेटल्स के फ्यूज़ किए जाते हैं जिसकी लेंथ सेम होती है और इनकी अल्फ़ा डिफरेंट होती है। तो अल्फ़ा डिफरेंट होने से जो एक्सपेंशन होगा वो इस मटेरियल को बेंड कर देगा, बेंड। तो बेंड होने से एक आर्क बन जाता है। तो ये आर्क फॉर्म होने से कितना एंगल बेंड हुआ ये पूछा जा सकता है, रेडियस के टर्म्स में, या रेडियस भी पूछे जा सकते हैं अगर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और ओरिजिनल लेंथ आपको पता है रॉड का, तो ठीक है। तो एक क्वेश्चन से देख लेते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। तो ये है क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अ कॉपर प्लेट एंड अ टंगस्टन प्लेट हैविंग थिकनेस डेल्टा, दोनों की थिकनेस डेल्टा है, ईच आर रिवेटेड टुगेदर, इनको एक साथ किसी भी तरीके से फ्यूज़ कर दिया गया, वेल्डिंग कर दी गई है, कुछ भी एक तरीके से इसको रिवेट कर दिया गया या स्क्रू लगा दिया गया, कुछ भी करके इनको ज्वाइन किया गया है, सो दैट एट 0 डिग्री दे फॉर्म अ फ्लैट बायमेटेलिक प्लेट, एक फ्लैट बायमेटेलिक प्लेट फॉर्म करते हैं ये, ठीक है। फाइंड द एवरेज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस प्लेट एट टेम्परेचर T, ठीक है। तो जब आप 0 से T टेम्परेचर लेके जाएंगे तो डिफरेंस भी T ही होगा, है ना। तो आपको पता है हीट करने के बाद इसमें क्या चेंज आने वाला है, ये कर्व हो जाता है ना, ये कुछ ऐसा हो जाता है, देखिए ऐसा हो जाता है, कर्व हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पर इनकी अल्फ़ा अलग अलग है, रेडियस लेंथ ऐसा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट जो है टंगस्टन का है और ये वाला जो पार्ट है ये है कॉपर का, ठीक है, ये है कॉपर। ठीक है, अब समझिए, ये यहाँ पर एक जो एंगल बना देता है उसका एंगल नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ क्या रहे हैं, रेडियस। तो एवरेज लिखा हुआ है, एवरेज रेडियस। तो एवरेज रेडियस के लिए मैं मान के चलता हूँ कि इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस रेडियस है, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये आधी होगी इसकी थिकनेस की, और ये वाली जो वैल्यू होगी ये भी आधी होगी थिकनेस की, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्या लेंगे, यहाँ तक ये वाली जो आर्क लेंथ होगी ये वाली डिस्टेंस क्या होगी बोलो, ये डिस्टेंस होगी r माइनस डेल्टा बाई 2, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस होगी r प्लस डेल्टा बाई 2। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि आप एवरेज डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसीलिए एवरेज आर्क लेंथ भी आप बात करेंगे, है ना। तो इनके बीच का जो थिकनेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने एक आर्क बना लिया। जब भी आप सर्कुलर मोशन या कोई भी आर्क के बारे में पढ़ते हैं तो उनके बीच में थिकनेस नहीं होता, एक लाइन ही होता है बस, इसकी आर्क लेंथ होती है। लेकिन आप यहाँ पर देखो तो ये ऐसा हो रहा है, तो फिर आप कहाँ से कहाँ तक का रेडियस लेंगे जब आर्क लेंथ लेना होगा, इसलिए हमने क्या किया, एक एवरेज ले लिया, है ना, इसके बीच का ले लिया और इसके भी बीच का ले लिया। तो ये वाली जो वैल्यू होगी, अब मैं शुरू कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। तो ये वाली जो वैल्यू होगी
ये इसको ले लेते हैं, कॉपर की फाइनल लेंथ है ये, ओके, तो कॉपर की फाइनल लेंथ है ये, और ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू, ये टंगस्टन की फाइनल लेंथ हो गई। तो देखिए एक तरह का ये आर्क भी है और ये एक्सपेंशन भी हो रहा है, उसके कारण भी हो रहा होगा। तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका एक मेथड है जिसमें आप एंगल ले रखे हो और एक रेडियस आपको निकालना है। दो अननोन हो गया और ये जो लेंथ है ये भी एक अननोन वैल्यू है। तो फाइनल लेंथ जो कॉपर की है ना, उसको अगर आप इस आर्क लेंथ के मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एंगल इंटू रेडियस होगा, है ना। तो एंगल क्या है, फाई, और रेडियस क्या लेंगे आप, आर प्लस डेल्टा बाई 2, ठीक है ना। ये वाली रेडियस लेंगे, आर प्लस डेल्टा बाई 2। उसी तरह से टंगस्टन के लिए क्या लेंगे, एल टंगस्टन टी इज आर्क इन रेडियस माइनस डेल्टा बाई 2, ऐसे लेंगे, ठीक है। तो ये बात तो हो गया ये आर्क वाले थ्योरी से। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि आप इसको हीट कर रहे हैं तो हीटिंग के कारण भी एक्सपेंशन हो रहा होगा, और एक्सपेंशन जो उसकी हीटिंग के कारण हुई है वो आप कैसे लिखेंगे, तो क्योंकि दोनों का ओरिजिनल लेंथ सेम है तो L0 ले लेते हैं, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो आप यही चीज को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस अल्फा कॉपर इंटू डेल्टा टी टी होगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है फाई आर प्लस डेल्टा बाई 2। यहाँ आपने क्या लगा दिया, थर्मल एक्सपेंशन लगा दिया, है ना, ये वाली वैल्यू। उसी तरह ये वाली वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, यही होगा 1 प्लस अल्फा टंगस्टन, अल्फा टी कैपिटल लिखा हुआ है, इंटू टी। दिस शुड बी इक्वल्स टू फाई यानी कि रेडियस आर माइनस डेल्टा बाई 2, ठीक है। अब आपके लिए अननोन क्या है और क्या आपको निकालना है, मुझे रेडियस निकालना है, मैंने ओरिजिनल लेंथ खुद से लिया और डेल्टा दिया हुआ था फाई मैंने खुद से लिया, तो 3 अननोन हो गए। एक तो एंगल, यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस जगह पे, एक रेडियस जो कि आपको सॉल्व करके निकालना था, और एक्स्ट्रा मैंने ओरिजिनल लेंथ ले लिया L0। तो 3 अननोन है बट इक्वेशन 2 है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने से एक वेरिएबल जो होंगे या जो अननोन होगा वो कैंसिल हो जाएगा अपने आप ही। तो इसको जब आपने डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गए, ओके, एंड देन दिस ऑल्सो गेट्स कैंसिल, ठीक है। तो क्या आ रहा है बच्चों, देखो ऊपर आ रहा है 1 प्लस अल्फा सी टी अपॉन 1 प्लस अल्फा टी टी इक्वल्स टू आर प्लस डेल्टा बाई 2 आर माइनस डेल्टा बाई 2, ठीक है। अब देखो आपको सिर्फ आर निकालना इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी रेडियस अपने आप ही निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी रेडियस फाइनल क्या होता है, आप इसको कॉपी करो, मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ। तो इसका फाइनल आंसर हो जाता है आर इज इक्वल्स टू डेल्टा 2 प्लस अल्फा सी प्लस अल्फा टी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स अल्फा सी माइनस अल्फा टी इंटू टी, ये हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अगर आप इसको नेग्लेक्ट करें, न्यूमरेटर वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि जब आप इसको जोड़ रहे हैं तो बहुत ही ना के बराबर आ रहा है। इफ़ यू नेग्लेक्ट दिस, ठीक है, इफ़ अल्फा सी प्लस अल्फा टी इज नेग्लेक्टेड नियरली इक्वल्स टू 0, ठीक है, नेग्लेक्टेड। अगर आप इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो फिर ये वाला टर्म हो गया 0, तो 2 ऊपर है 2 नीचे है, कैंसिल हो गए। तो फाइनल रेडियस आ जाता है इसके टर्म्स में डेल्टा बाई अल्फा सी माइनस अल्फा टी इंटू टी, ये आ जाता है। तो ये आंसर कब सही होगा, व्हेन दिस समेशन पार्ट इज नेग्लेक्टेड। वाई, बिकॉज
इसकी वैल्यू जो है जोड़ोगे तो बहुत छोटी वैल्यू होगी, तो 2 के सामने इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, तो इसीलिए ये वाला वैल्यू ओवरऑल 2 ही निकल के आएगा, है ना। इसीलिए फाइनल आंसर आप ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 से जोड़ रहे हो इस चीज़ को, और ये जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो बहुत छोटी होती है ना। आपने देख रखा है 10⁻⁵ के ऑर्डर का आ रहा है, -4 -3 बहुत ही छोटे हो रहे हैं, इसलिए 2 के सामने इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। So if this is neglected, that is nearly equals to 0. Why is it 0? I told you because 2 के सामने ये बहुत छोटा है, alright? तो ऐसे इस क्वेश्चन को करते हैं। बायोमेटेलिक स्ट्रिप के क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं, जब भी आप हीट करेंगे वो बेंड हो जाएगा, और बेंड होने के कारण क्या होगा, एक आर्क बन जाता है, यहाँ पे एंगल आ जाता है, फिर रेडियस के टर्म में इसको रिलेट करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। अगला एप्लीकेशन है एक्सपेंशन ऑफ कैविटी। पहले एक पॉइंट को समझते हैं कि मान लीजिए एक ऐसी मटेरियल है, जिस मटेरियल में एक मेटल मटेरियल है कोई भी, उसमें एक होल किया हुआ है ऐसे, है ना, ऐसे होल किया हुआ है। अब जब आप हीट करेंगे तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि बताओ इस होल का क्या होने वाला है, इसके होल के डायमीटर का क्या होने वाला है, होल के रेडियस का क्या होने वाला है, तो आपके दिमाग में एक जनरल सा कंसेप्ट डेवलप होगा, क्योंकि आप हीट करोगे सर, तो हीट करने पर ये जो मटेरियल है ये एक्सपैंड करने लगेगा, तो एक्सपैंड जब ये करेगा मटेरियल, ऐसे एक्सपैंड करने पर होल जो है वो छोटी हो जाएगी, है ना, क्योंकि जब ये एक्सपैंड कर रहा है मटेरियल ऐसे फैल रहा है, तो फैलने के कारण क्या होगा, ये दबेगा, तो दबने से इसकी रेडियस कम हो जाएगी, उस होल की, उस कैविटी की रेडियस कम हो जाएगी, ये डायमीटर कम हो जाएगी। यही हमारा एक कंसेप्शन डेवलप होता है, एक कंसेप्ट डेवलप होता है, दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन। ये गलत कंसेप्ट है कि अगर आप अगर इसको हीट करते हैं, एक्सपेंशन होता है, तो इसकी रेडियस कम हो जाती है, दैट इज़ मिसकंसेप्शन, ये गलत है। सच्चाई ये है कि जब आप इसको हीट करेंगे ना, तो इसकी जो डायमीटर है वो भी एक्सपैंड कर जाएगा, ठीक है। इसको आप सिंपल एक एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं। कभी भी क्वेश्चन इस पर अगर पूछा जाए तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसको आप फोटोग्राफिक पिक्चर की तरह इमेजिन करो। तो जब आप इसको पकड़ के ऐसे एनलार्ज करते हो मोबाइल स्क्रीन पे या अपने टैब पर, तो जब इसको एनलार्ज करोगे, सोचो, इमेजिन करो, ऐसे करके पिंच जूम करोगे, तो ये भी तो बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो डायमीटर ऑल्सो इंक्रीजेस, द कैविटी ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो कभी भी आप अगर एक कैविटी वाले मटेरियल को हीट करते हैं तो उसकी कैविटी की डायमीटर या रेडियस भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अगर इंक्रीज हो जाती है तो किस तरह से इंक्रीज होगी सर, ये भी मुझे समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ दिस मेटल, ओके, एंड द रेडियस ऑफ दिस इज आर। तो जब आप हीट करेंगे तो यहाँ पर तो कोई मटेरियल है ही नहीं, तो अगर आप एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाते हैं, आर डैश इज आर नॉट 1 प्लस, तो कौन सा अल्फा लोगे, यहाँ पर तो एयर है ना, वहाँ पे एयर है, तो एयर का एक्सपेंशन हो रहा है, वहाँ तो कोई मटेरियल था ही नहीं, तो फिर अल्फा किसकी लेंगे, क्या एयर की लेंगे, नहीं, एयर की नहीं लेंगे, इसी मटेरियल की ही लेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन एक्चुअली में इसी का हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो रहा है। जब इसको एक्सपैंड कर रहे हो ना, तो यही मटेरियल एक्सपैंड कर रही है, ये इतने दूर तक आ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अल्फा ऑफ मटेरियल लोगे, ना कि एयर, अल्फा ऑफ मटेरियल लेंगे, तो ये रेडियस हो जाता है एक्सपैंड होने पर, रेडियस, ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, क्वेश्चन में ले लेता हूँ यहाँ पर और इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा ऐसे मटेरियल है, ठीक है, ऐसे इसमें 2 कैविटीज़ बना देते हैं, ठीक है। तो एक कैविटी यहाँ पर है, इसकी रेडियस R1 है, और एक कैविटी यहाँ पर छोटा सा है, ये बना लेते हैं यहाँ पर ऐसे, और इसकी रेडियस R2 है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बीच का डिस्टेंस D ले लेते हैं, ऑलराइट,
या एल ले लेते हैं कि डायमीटर से कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है ना। ये इसकी डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको ले लेते हैं पी, और इसकी जो ब्रेथ है वो ले लेते हैं बी, ठीक है। ये ले लेते हैं, ये है पी, ये है बी, ठीक है। तो अगर इस मटेरियल की कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, ऑलराइट, अल्फा है, तो बताइए जब इसको अब हीट करेंगे तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें बढ़ जाएंगी। ओके, समझ गए हो एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ मैं। तो आपसे ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि जब आप इसको हीट करेंगे तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें बढ़ेंगी। तो आंसर इज ऑल ऑफ देम इंक्रीजेस, ठीक है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस then all P, B, L, R1, R2 इंक्रीजेस, ठीक है ना। सभी वैल्यूज़ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ऑल्दो आपको ये बिल्कुल भी नहीं डाउट होना चाहिए कि ऐसे एक्सपेंड किया तो ये L कम हो जाएगा, ये डाउट हो सकता था आपको, है ना। या फिर पहले अभी मैंने एक डाउट क्रिएट किया कि एक्सपेंड कर रहा है तो मटेरियल ऐसे फैल रहे हैं तो रेडियस कम हो जाएगी, ये भी गलत है। सारी वैल्यू बढ़ेंगी। कैसे मैंने बताया चेक करने के लिए, इसको इमेजिन करो ये मोबाइल में एक फ़ोटोग्राफ है, इसको जब पिन जूम करोगे ऐसे तो क्या क्या बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, सब चीज़ बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा क्योंकि ये बढ़ चुका होगा। हाँ, आपको एक डाउट हो सकता है कि सर जब अब इसके बीच का डिस्टेंस है, जब आप जूम कर रहे हैं तो फिर तो डिस्टेंस फिक्स ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, पहले के मुकाबले अब जो डिस्टेंस है उसको कंपेयर करना था आपको। तो यस, दैट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ऑल द वैल्यूज इंक्रीजेस। अब इंक्रीज्ड वैल्यू क्या होगी अगर वो पूछा जाए आपसे, व्हाट इज द इंक्रीज्ड वैल्यू। तो इंक्रीज्ड वैल्यू आप लिख सकते हैं सबसे पहले एल डैश इज इक्वल्स टू एल 1 प्लस अल्फा की किसकी लोगे, मटीरियल की लोगे, इंटू डेल्टा टी, ठीक है। उसी तरह से रेडियस आर डैश को क्या लिखेंगे, आर डैश इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ये अल्फ़ा किसकी लेंगे, मटेरियल की लेंगे, ये जो मटेरियल जिस चीज़ का बना हुआ है उसकी लेंगे, ठीक है ना। उसी तरह से R2 डैश इज R2 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी एंड P डैश इज P 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो L डैश R1 R2 P डैश इतना हो गया। अब B पे आते हैं, B डैश इज इक्वल्स टू B 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। 1 2 3 4 सारे हो गए ना, L भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसकी डिफरेंसेस आप लगाते हैं। तो ये भी एक कंसेप्ट था जिसको आपको दिमाग में रखना है कि कभी भी क्वेश्चन अगर आ जाए कैविटी के टर्म्स में, तो कैविटी का एक्सपेंशन अल्फ़ा मटेरियल की लेते हैं, ना कि एयर की लेते हैं। और कभी भी थोड़ा सा भी डाउट हो कि कैसे इमेजिन करना है, तो इसको इमेजिन करना है लाइक अ फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, इमेजिन लाइक फोटोग्राफिक पिक्चर एनलार्जमेंट, ठीक है ना। इसी के तरह आपको इमेजिन करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन कंफ्यूजिंग भी हो सकता है और मिस्टेक भी हो सकते हैं इसमें, इसलिए इसको बढ़िया से समझना है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, समझो इसको और लिखो, ठीक है। तो स्टूडेंट लिखने के बाद आज का लेक्चर इसी में एंड करते हैं। अगले लेक्चर में इसी की एप्लीकेशन और करने वाले हैं। 2 एप्लीकेशन हमने इस लेक्चर में किया। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि पेंडुलम के टाइम पीरियड में क्या फ़र्क पड़ता है, स्केल एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम के एक्सपेंशन भी देखेंगे, ठीक है। लिक्विड एक्सपेंड कैसे करता है, ये सब हम अगले लेक्चर में इसके एप्लीकेशन
करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, फिर इसको लिख लीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।